टाइम कम है। बेटा कल हमने गो थ्रू किया था डेप्रिसिएशन। ठीक है, और डेप्रिसिएशन मैंने पढ़ा था, एक होता है रीवैल्यूएशन मेथड। और उस इतने सवाल नहीं आते उसके, एक दो सवाल आते हैं, ज़्यादा नहीं आते। मतलब अभी तक एक दो सवाल आए हैं बस। और दूसरा मेथड हमने सीखा था स्ट्रेट लाइन मेथड। मैंने एक आइडिया दिया था कि स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है। ठीक है। एक और मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। वेट कीजिएगा, मैं चैट भी ओपन कर लूँ ताकि आप लोग कोई मैसेज वगैरह करें तो मैं पढ़ सकूँ। सो मोस्टली दो मेथड यूज होते हैं। एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, एक होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। दोनों में क्या फर्क है ये भी जरा देख लेते हैं। फॉर सपोज मेरे पास एक एसेट है, उसकी कॉस्ट है, नॉन करंट एसेट, उसकी कॉस्ट है $1,20,000। उसकी यूजफुल लाइफ है 5 years। अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूं तो उसको मैं हर साल जो डेप्रिशिएट करता हूँ वो कितना करता हूँ, वो करता हूँ 20%। ठीक। और स्क्रैप वैल्यू उसकी नहीं है, स्क्रैप वैल्यू नहीं है। ये बताएं अगर ये एसिड मैं यूज करूंगा तो हर साल इसकी कितनी डेप्रिसिएशन होगी, पहले साल में, दूसरे साल में, एंड थर्ड ईयर में इसकी डेप्रिसिएशन कितनी होगी। तो स्ट्रेट लाइन मेथड बहुत सिंपल है। सॉरी। उसमें हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, वो है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, और उसको डिवाइड कर देते हैं लाइफ से। अगर लाइफ गिवन है, अगर लाइफ नहीं गिवन ना, तो फिर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं परसेंटेज से। अगर परसेंटेज होगी तो मल्टीप्लाई करना होगा, लाइफ होगी तो डिवाइड करना पड़ेगा। और स्क्रेप वैल्यू नहीं हो तो माइनस करने की जरूरत नहीं है। ठीक। अच्छा जी। अब इस सवाल में आप देखें हमारे पास जो कॉस्ट है वो कितनी आ रही है, वो आ रही है 1,20,000। स्क्रैप वैल्यू इसमें नहीं है, तो जस्ट हमें डिवाइड बाय 5 करना है, या मल्टीप्लाई बाय, आप इसको 20% करने बातें की है। तो इसको जब आप करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा $24,000। मतलब ये पहले साल में जो डेप्रिशिएट होगा वो होगा 24,000। सर व्हाट अबाउट नेक्स्ट ईयर। स्ट्रेट लाइन मेथड में नेक्स्ट ईयर फिर सेम प्रोसेस आप करते हैं, मतलब यही फॉर्मूला लिखते हैं, कॉस्ट लिखते हैं, माइनस स्क्रैप वैल्यू करते हैं, डिवाइड बाय लाइफ करते हैं, तो सेम आंसर आएगा। और आंसर कितना आएगा, आंसर सेम 24,000 आएगा। उससे नेक्स्ट ईयर भी क्या होगा, 24,000 आएगा। और ये प्रोसेस 5 साल तक चलेगा। इस एसेट की यूजफुल लाइफ 5 साल है, तो हम 5 साल तक इसको डेप्रिसिएट करेंगे, और 5 साल में पूरे 1,20,000 हो जाएंगे। ये है स्ट्रेट लाइन मेथड। इसको स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते हैं, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि डेप्सन सेम आ रही होती है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, बनाना नहीं चाहिए मुझे, समझाने के लिए बना रहा हूँ। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं और मैं लिखूं पहले साल में कितनी डेप्रिसिएशन होगी, सेकेंड ईयर में कितनी होगी, थर्ड ईयर में कितनी होगी, तो 24,000 पहले साल में होगी। सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम रॉन्ग। 24,000 मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो पहले साल में भी 24,000, सेकेंड ईयर में भी 24,000, थर्ड ईयर में भी 24,000। तो ये स्ट्रेट लाइन रहेगी, एक कंप्लीट स्ट्रेट लाइन रहेगी। इसीलिए हम इसको स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते हैं। तो एक ये वाला मेथड है, ये वहां यूज होता है जो एसेट हमें इक्वल बेनिफिट दे रहे हो। जो अगर कोई एक्सपेंस इनकर हो तो वो इक्वली इनकर हो, तो मोस्टली बिल्डिंग हो गए, मशीनरी हो गए, उसमें हम ये लगाते हैं क्योंकि वो इक्वल बेनिफिट्स दे रहे होते हैं हर साल। तो हम बोलते हैं एक्सपेंस भी इक्वल आ जाए। अच्छा, एक और मेथड है जिसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है वो थोड़ा डिफरेंट है। उसमें डेप्रिसिएशन हर साल रिड्यूस होती है, डिमिनिश होती है, कम होती रहती है। इसीलिए हम उसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। उसमें बेटा क्या होता है, उसमें ये है कि आपको एक एसेट दिया, उसकी कॉस्ट दी $50,000, कितनी, $50,000। और उसमें हमें यूजफुल लाइफ दी, हम इग्नोर करते हैं। उसमें हमें क्या नाम है, स्क्रैप वैल्यू, उसको हम इग्नोर करते हैं, उसका कोई काम नहीं है। इसमें हमें सिर्फ दो चीजें चाहिए होती है, एक चाहिए होती है कॉस्ट, एक चाहिए होती है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यानी परसेंटेज। तो उसने बोला है कि हर साल हम डेप्रिशिएट करते हैं 20%। हमारा जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो कितना है, वो है 20%। तो हमें परसेंटेज चाहिए और कॉस्ट चाहिए बस, बाकी हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है जैसे कि ऐसे मैंने लिया, पहला साल है तो मैं इसकी कॉस्ट लिखूंगा, कॉस्ट कितनी है 50,000।
अब मैं पहले साल जब इसकी डेप्रिसिएशन फाइंड करूंगा तो मैं लिखूंगा 20%। 50,000 का 20% निकालेंगे कितना आ जाएगा सर? 50,000 का 20% लेंगे तो इट वुड बी अराउंड 10,000। कितना आ जाएगा सर? 10,000। जी अच्छा, सर, 10,000। ये हो गई फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन। अब नेक्स्ट ईयर जब आप लगाएंगे तो 10,000 नहीं आएगा। हम क्या करेंगे, पहले नेक्स्ट ईयर की लगाने से पहले इसको माइनस करेंगे। इसको क्या करेंगे सर, जो पुरानी डेप्सिट है उसको माइनस करेंगे, ताकि हमारे पास इसकी रिवाइज वैल्यू आ जाए। ये जो रिवाइज वैल्यू आती है ना माइनस करके, इसको हम बोलते हैं बुक वैल्यू। जब आप किसी भी कॉस्ट से या किसी भी कॉस्ट ऑफ नॉन करेंसी से पुरानी डेप्सिट माइनस करते हैं, जो डेप्सिट हो चुकी है वो माइनस करते हैं, जो आंसर आता है उसको हम बोलते हैं नेट बुक वैल्यू, या जस्ट हम बुक वैल्यू कहते हैं। इसको बुक वैल्यू मेथड भी कहा जाता है। बुक वैल्यू मेथड इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप जब डेप्सन लगाते हैं ना तो पहले साल कॉस्ट पे लगाते हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर क्या होता है, प्राइम डेप्सन माइनस करते हैं, जो रिवाइज वैल्यू आती है, जो बुक वैल्यू आती है उस पे लगाते हैं। तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा, मैं 20% अप्लाई करूंगा 40,000 के ऊपर। 40,000 के ऊपर। तो 40,000 का आप जब 20% लेंगी, यू विल गेट 10,000। आपके पास क्या आंसर आएगा? आपके पास आंसर आ जाएगा 10,000। अब नेक्स्ट ईयर, सॉरी 10,000 नहीं आएगा बल्कि डिफरेंट आएगा, सॉरी 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 सॉरी, ये आ जाएगा 8,000। क्या ख्याल है, सही कह रहा हूँ? 40,000 का 20% कितना आएगा? हाँ जी सर, 8,000 आएगा। 8,000 आएगा। तो आप ऑब्जर्व कर रही होंगे ये रिड्यूस हो रहा है ना। 10,000 से क्या हो गया, 8,000 हो गया, रिड्यूस हो गया। अच्छा, नेक्स्ट ईयर क्या होगा, थर्ड ईयर क्या होगा, थर्ड ईयर आ गया, अगेन मैं दोबारा बुक वेरीफाइन करूंगा। तो 40 में से 8,000 जाएगा, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना आ जाएगा, 32,000। अब ये रिवाइज, 32,000। अब मैं अगेन इस 32,000 पे लगाऊंगा 20%। 32,000 पे लगाऊंगा 20%। तो आंसर आ जाएगा 3,200, 3,200, 6,400। 6,400 जी। हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये कहलाता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसमें क्या होता है, हर साल हम डेप्रिसिएट करते रहते हैं, और हर साल क्या होता है, वैल्यू चेंज होती रहती है डेप्सिन की। चेंज कम आ रही होती है, पहले साल ज्यादा, फिर उसके बाद कम, फिर उसके बाद कम। इसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। और ये जो ऊपर वाला था, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। इसमें सेम आ रही होती है। यहाँ तक बातें क्लियर हैं? जी सर। अच्छा जी। अब इसमें पेपर में क्या आता है, पेपर में मोस्टली आपके पास जो होता है ना वो आता है, डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाओ। हमारे पास इसकी एंट्री क्या होती है, हम जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं तो फिर क्या होता है। तो जब भी हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, तो जो डेप्रिसिएशन होता है वो हमारा एक्सपेंस है। जो भी हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्सपेंस है। एक्सपेंस मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आपके प्रॉफिट को रिड्यूस करे। तो इसका क्या करना है, तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कि इस डेप्रिस प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, उसका नाम है प्रूडेंस। प्रूडेंस वो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें, और डेप्रिसिएशन एक अनएक्सपेक्टेड लॉस है, हमें कंफर्म तब होगा जब हम बेचेंगे। लेकिन आप इसको रिकॉर्ड करें, पर ऐसे रिकॉर्ड करें कि आपके एसेट्स एंड प्रॉफिट, वैसे हम ये इसलिए रिकॉर्ड करते हैं कि हमारे ये एसेट और प्रॉफिट ओवरस्टेट ना हो। अगर हम डेप्सिन नहीं रिकॉर्ड करेंगे, एक अनएक्सपेक्टेड लॉस है, अगर ये रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो उसके रिकॉर्ड ना करने की वजह से क्या होगा, हमारी एसेट की वैल्यू ज्यादा आ रही होगी, हालांकि हकीकत में कम होगी। आपने एक गाड़ी ली है 2 लाख रुपए की, 4 साल हो गए, तो अभी 2 लाख की थोड़ी होगी, अब तो कम हो चुकी होगी ना। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है अपने एसेट्स को, प्रॉफिट को डोंट ओवरस्टेट, आप उसको ओवरस्टेट ना करो। अगर वो लग रहा है आपको ओवरस्टेट हो गए हैं, तो उसको अंडरस्टेट करो। तो वो कहते हैं ये डेप्सन क्या है, एक अनएक्सपेक्टेड लॉस है, अनएक्सपेक्टेड सॉरी, ये एक एस्टिमेटेड लॉस है, एक एंटिसिपेटेड लॉस है, कि हमें लगता है फ्यूचर में लॉस होगा। तो वो कहते हैं ये लॉस रिकॉर्ड करो, पर ऐसे रिकॉर्ड करो कि आपका एसेट भी कम हो जाए, आपका प्रॉफिट भी कम हो जाए। एक तीर से दो शिकार। तो हम इसकी बकायदा जनरल एंट्री करते हैं, और वो जनरल एंट्री क्या होती है वो नोट डाउन कर लें। वो जनरल एंट्री ये होती है, हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, या फिर डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस को हम डेबिट कर देते हैं। जो भी हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं उसको डेबिट कर देते हैं। ये क्यों डेबिट करते हैं, ताकि हमारा प्रॉफिट रिड्यूस हो जाए। अगर आप एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, या प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करते हैं, या इनकम स्टेटमेंट को डेबिट करते हैं, इससे क्या होता है, आपका एक्सपेंस रिड्यूस हो जाता है, सॉरी, आपका प्रॉफिट रिड्यूस हो जाता है।
और दूसरा, वो कहता है एक अकाउंट बनाओ जिसका नाम रखो प्रोविजन। प्रोविजन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये अकाउंट हम क्यों बनाते हैं? ये अकाउंट हम एसेट को कम करने के लिए बनाते हैं। जैसे ड्राइंग, ड्राइंग एक अकाउंट है ना, और कैपिटल भी एक अकाउंट है। पर ड्राइंग क्या करता है? जब आप एसएफपी बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं, तो जब आप कैपिटल लिखते हैं, कैपिटल के बाद ड्राइंग लिखते हैं, तो आप क्या करते हैं? ड्राइंग लेस करते हैं या प्लस करते हैं कैपिटल में? इफ यू रिमेंबर, ड्राइंग कम करते हैं सर। कैपिटल से माइनस करते हैं। आप लोग जब इनकम जी स्टेटमेंट जी। बनाते हैं तो उसमें लिखते हैं सेल्स एंड सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या करता है? आपकी सेल्स में प्लस होता है या माइनस होता है? माइनस होता है। माइनस होता है। ऐसे ही ये डेप्रिसिएशन माइनस होनी चाहिए, पर हम डायरेक्ट माइनस नहीं करते। हम एक अकाउंट बनाते हैं, उसका नाम होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। जितनी जितनी डेप्शन होती जाती है हम उस अकाउंट में रिकॉर्ड करते जाते हैं, और वो अकाउंट बाद में माइनस होता है आपके एसेट से। अगर मशीनरी है तो मशीनरी से हम माइनस करवाते हैं उसको। आपके पास इक्विपमेंट है तो इक्विपमेंट से उसको माइनस करवाते हैं। तो जब भी हम डेप्शन रिकॉर्ड करते हैं तो उसकी एंट्री ये होती है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्शन क्रेडिट। क्या मतलब? जैसे आपके पास पहले साल में कितनी डेप्शन आई? 10,000। तो इस एंट्री में 10,000 डेबिट भी होगा, 10,000 क्रेडिट होगा। नेक्स्ट ईयर कितनी आई? 8,000। तो 8,000 डेबिट भी होगा, 8,000 क्रेडिट भी होगा। उससे नेक्स्ट ईयर कितनी आई? 6,400। तो 6,400 डेबिट भी होगा और क्रेडिट भी होगा। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर है कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है, और जी डेप्थ सर। होती है। ठीक। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। थोड़ा सा हम क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। आपने जो है वो क्या नाम है, एसेट लिए, आपने बिजनेस शुरू किया 1 जनवरी। है ये बड़ा टॉपिक, लेकिन कोशिश करेंगे जल्दी कवर हो जाए। आपने बिजनेस शुरू किया 1 जनवरी 2011 को। ठीक है, आपने बिजनेस स्टार्ट किया 1 जनवरी 2011 को। और आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आपने एक डिलीवरी व्हीकल लिया। मैं डीवी लिख रहा हूँ, डीवी, बल्कि मैं पूरा नाम ही लिख देता हूँ। आपने एक व्हीकल लिया, उसका नाम था ए, और वो लिया $30,000 का। ठीक। उसके बाद पहला साल गुजर गया। नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में आपने एक और व्हीकल लिया, और वो लिया आपने व्हीकल बी के नाम से, और उसकी वैल्यू थी $40,000। आपका बिजनेस है हायरिंग का, आप एक जगह से दूसरी जगह लोगों को पहुंचाते हैं, जैसे रेंट अ कार होती है, वो वाला बिजनेस है। और इसके बाद आपने क्या किया? अ, उसके बाद एक नया साल आया, दूसरा साल भी पूरा हो गया। नेक्स्ट ईयर आपने क्या किया? फर्स्ट, बल्कि मैं लिख देता हूँ 2013। 2013 वाले साल में क्या किया आपने? आपने दो काम किए। नंबर वन काम ये किया आपने कि जो व्हीकल ए था, ये आपने सेल कर दिया। आपने 30 जून 2013 को आपने व्हीकल ए सोल्ड कर दिया। सोल्ड व्हीकल ए। सोल्ड व्हीकल ए। ठीक है, आपने व्हीकल ए जो आपके पास था ये बेच दिया। क्यों बेच दिया? आपने सोचा ये पुराना हो चुका है, तो उसकी जगह मैं नया व्हीकल लेकर आ जाता हूँ, मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा आ रही है। और आपने ठीक उससे नेक्स्ट डे एक नया व्हीकल बाय किया। सर आपने वो डेट गलत लिख दिया है, 2013 होना हाँ, चाहिए। 13। 13 करना चाहिए मुझे, मैंने गलत लिखी है वाकई। ओके, ये भी 2013 कर देता हूँ। आपने 1 जुलाई 2013 को एक नया व्हीकल बाय किया, बॉट व्हीकल सी। और ये कितने का लिया? ये आपने लिया $55,000 का। ठीक है, अब आपको मैं कहता हूँ कि आप 3 सालों की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें। मेरा क्वेश्चन क्या है? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें। डेप्रिसिएशन का रेट है 10%। और डेप्रिसिएशन हमारे पास यूज होती है एसएलएन। 1 मिनट कीजिए, 1 मिनट सफर कीजिएगा। तो बच्चे कहाँ से आ गए? हाँ हाँ जी बेटा। ओके,
उसने बोला रेट हमारा डेप्सन का कितना है, 10% है, और स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब हर साल इक्वल आएगी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये देख लें डेटा आपके सामने पड़ा हुआ है। तो हम डेप्सन कैसे फाइंड करेंगे, डेप्सन कैसे कैलकुलेट करेंगे? अच्छा, डेप्सन कैलकुलेट करने की एक डेट होती है। हर साल जब भी हम डेप्सन निकालते हैं तो उसकी एक डेट होती है, और वो ईयर एंड डेट कहलाती है। तो मैंने इसमें लिखा नहीं, अगर आपका साल जनवरी को शुरू हो रहा है तो आपका साल एंड हो रहा होगा 31 दिसंबर को, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, और पेपर में कोई भी ऐसे सवाल आ जाए उसको कैसे करना है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, रिलैक्स होके काम करना है। हमारे अकाउंटिंग की चेकिंग भी आसान होती है, तो बिल्कुल रिलैक्स होके। तो इसको कैसे करना है, इसको करने का तरीका ये है, आप 3 कॉलम बना लें। एक बना लें ए के नाम से, डेट वो भी व्हीकल ए। दूसरा आप बना दें बी के नाम से, वो हो जाएगा बी के लिए। तीसरा कॉलम बना लें आप सी के लिए, कि हमारे पास 3 व्हीकल हैं, तो 3 कॉलम बना लें ए बी सी। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन कैसे लगेगी? तो अगर आप इस सवाल को देखें तो इसमें 3 साल हैं, एक 2011, एक 12, एक 13। तो डेप्रिसिएशन के लिए एक स्पेसिफिक डेट होती है, वो कौन सी है? वो है 31 दिसंबर। ये आप जहन में रख लें। तो हम यहाँ 3 डेट लिख देते हैं। पहली हम लिख देते हैं 31 दिसंबर 2011, ये ठीक है। अच्छा, दूसरी डेट कौन सी होगी हमारे पास? 31 दिसंबर 2012। और तीसरी डेट होगी 31 दिसंबर 2013, ठीक है। ये 3 डेट्स हमारे पास होगी। अच्छा, अब आगे क्या काम करना है? आगे आप कॉस्ट नोट करना है इन सब की। आपने सबसे पहले व्हीकल ए लिया था, तो व्हीकल ए 2011 में लिया था, और इसकी कॉस्ट कितनी थी? इसकी कॉस्ट थी आपकी 30,000। तो 30,000 मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसकी कॉस्ट थी 30,000। मैं 30,000 नोट डाउन कर लेता हूँ। उसके बाद व्हीकल बी कब बाय किया था? 2012। जिस तारीख को बाय करते हैं उसके बाद डेप्सन स्टार्ट होती है, उससे पहले नहीं हो सकती। जब एक चीज लोगे, इस्तेमाल करोगे, तो डेप्सन स्टार्ट होगी ना। तो व्हीकल बी आपने लिया था कितने का? 40,000 का, और ये 2012 में लिया था। तो फॉर सपोज ये 2011 है, मैं इसको यहाँ क्लोज कर देता हूँ। तो 2012 में आपने इसको लिया था कितने का? 40,000 का, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद व्हीकल सी है। व्हीकल सी आपने कब लिया है? व्हीकल सी आपने लिया है जुलाई में। तो यहाँ मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, और इसकी सी की वैल्यू लिख देता हूँ, कितनी है? 55,000। ये भी नोट डाउन कर लेता हूँ, ठीक है। अब डेप्सन कैसे रिकॉर्ड करते हैं? सबसे पहले हम आते हैं 2011 में। पहले में चाहिए होगा डेप्सन का रेट या ईयर, अगर ऐसे ले। तो यहाँ इसने रेट दिया हुआ है, और वो कितना है? वो है 10%। कितना है? 10%। तो मैं सिंपली क्या करूंगा? 30,000 पे लगाऊंगा 10%। क्या आंसर आएगा? 30,000 पे लगाऊंगा 10%, क्या आंसर आएगा सर? ये आ जाएगा 3,000। क्या आ जाएगा सर? 3,000। तो हमारी ए की डेप्सन कितनी हुई? 3,000। बी हमारे पास नहीं था, तो डेप्सन नहीं आएगी। सी हमारे पास नहीं था, तो डेप्सन नहीं आएगी। यहां तक मेरी बात क्लियर हो रही है? जी सर। ठीक है, अच्छा, आगे चलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट ईयर 2012। अगेन डेप्सन वही लगेगी, 10% ही लगेगी। एसएलए में कॉस्ट पे लगेगी। तो ए हमारे पास था। यस सर, ये जो ए है 30,000, ये आपने दिया था 2011 में। तो इट मीन्स आपके पास 2012 में भी था। तो डेप्सन आती रहेगी जब तक कि वो सेल आउट नहीं हो जाता। डेप्सन तब तक लगती है जब तक कि मशीन हमारे पास से सेल नहीं हो जाए, हमारे पास से चली नहीं जाए। तो ये एसएलएम है, इसमें माइनस नहीं करेंगे इस 3,000 को, जिस तरह आरबीएम में होता है ऐसे नहीं करेंगे। डायरेक्ट हम 30,000 पे कॉस्ट पे लगाएंगे। वो कितना आ जाएगा? वो 3,000 आ जाएगा। सेम 3,000 इस साल डेप्सन आएगी, ठीक है। अच्छा, बी पे आते हैं। बी आपने इस साल खरीदी है, बी के लिए ये पहला साल है। तो आप क्या करें? 10% 40,000 के ऊपर लगाएं, तो ये आ जाएगा 4,000। बी की फोर आ थाउजेंड जाएगी 4,000 आ जाएगी। सो सो 4,000 कर देते हैं। सी आपके पास नहीं था, तो सी की डेप्रिसिएशन नहीं आएगी, ठीक। अब आते हैं क्या नाम है, 2013, नेक्स्ट ईयर। डेप्सन हर साल लगती रहती है, जब एक मशीन बाय करते हैं तब स्टार्ट होती है। जैसे आपने गाड़ी स्टार्ट की ना, तो पेट्रोल कंज्यूम होता रहेगा, कब खत्म होगा या कब बंद होगा? जब आप गाड़ी बंद कर दें। तो डेप्सन हम तब खत्म कर देते हैं जब एक मशीन सेल आउट हो जाए, जब बिक जाए। अब एक मसला सुन लें। हमारे पास जब हम कैलकुलेशन करते हैं, चाहे स्ट्रेट टाइम मेथड हो चाहे आरबीएम हो, तो एक मजीद एक फर्दर एक स्टेप होता है जिसको हम बोलते हैं फुल ईयर या मंथली। अभी जो मैं आपको करा रहा हूं वो है फुल ईयर।
फुल ईयर ये कहता है कि कभी कभार ये होता है आप मशीन सेल करते हैं तो 12 महीने यूज नहीं करते, 6 महीने यूज करके सेल करते हैं, 3 महीने यूज करके सेल करते हैं। सर समझ में नहीं आया। साल में 12 महीने होते हैं, कितने महीने होते हैं? 12 महीने। ये जो 3,000 है ये 12 महीने की रेपिसन है। ये जो 3,000 है ये 12 महीने की रेपिसन है। लेकिन 2013 में क्या हुआ था, ये मशीन हमने 6 महीने यूज करके बेची है। हमने कब बेचा इसको? 30 जून। अगर हमारा साल जनवरी में शुरू होता है तो 30 जून तक 6 महीने होते हैं। तो डेफिसिट तो हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा। लेकिन हमारे पास एक मेथड होता है फुल ईयर, एक होता है मंथली। मंथली मेथड ये बोलता है भाई जितना तुमने यूज किया उतनी तो लगाओ। 6 महीने यूज किया है, साल की 3,000 है, 6 महीने की 1,500 बनेगी। प्रोपोर्शन करो मतलब। अगर साल की 3,000 है तो आपने 3 महीने यूज किया है तो 3 महीने की बनेगी 750। प्रोपोर्शन करो। मंथली सिस्टम ये कहता है। और फुल ईयर ये कहता है कि जिस साल खरीदो, चाहे 2 महीने इस्तेमाल किया हो चाहे 6 महीने पहले खरीदा हो, कोई प्रोपोर्शन नहीं करो। और फिर जिस साल तुम बेचो बिल्कुल नहीं लगाओ, ताकि वो कंपनसेट हो जाए। मैं दोबारा रिपीट कर दूं। अभी हम पढ़ रहे हैं फुल ईयर। मैंने कहा डेप्सन के मेथड कौन से होते हैं जब हम कैलकुलेशन करते हैं? एसएलएम एंड आरबीएम। एसएलएम स्ट्रेट लाइन मेथड, आरबीएम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। फिर मैंने कहा जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो मजीद एक स्टेप आगे जाते हैं, वो होता है फुल ईयर या मंथली। फुल ईयर पॉलिसी ये कहती है कि जब एक मशीन आप खरीदते हैं, चाहे बीच में खरीदें, चाहे शुरू में खरीदें, चाहे आखिर में खरीदें, अगर एक तारीख पे वो आपके पास थी, लाइक 31 दिसंबर 2011 पे थी, तो 10% लगा के जो आंसर आएगा वो पूरा आएगा, प्रोपोर्शन नहीं होगा। अब फॉर सपोज ये मशीन आपने जनवरी में नहीं ली थी, ये दिसंबर में ली थी, तो 1 महीने की आनी चाहिए? नो, ऐसा नहीं होगा, पूरी आएगी। लेकिन जिस साल बेचोगे, जिस ईयर एंड पे, जैसे 31 दिसंबर 2013 ये मशीन नहीं थी हमारे पास, चली गई थी, बिक गई थी 30 जून को, तो आपने नहीं लगानी। चाहे भले साल आपका 1 जनवरी से शुरू होता हो, 6 महीने यूज हुआ हो, 7 महीने यूज हुआ हो। तो अभी मैं करवा रहा हूं आपको फुल ईयर। तो फुल ईयर में क्या होगा, हम डेप्रिसिएशन इस पे नहीं लगाएंगे, ए पे, क्योंकि ये 31 दिसंबर 2013 को सेल हो चुकी थी, उससे पहले सेल हो चुकी थी। हमने इसको बेचा है 30 जून 2013 का, दिसंबर पे तो थी नहीं। लेकिन बी हमारे पास थी, सी भी हमारे पास थी, इन दोनों पे लगेगी। तो जरा बी पर आते हैं। बी की कॉस्ट कितनी है सर? 40,000। तो 40,000 का आप क्या करें, 10% फाइन करें, वो आ जाएगा 4,000, सेम 4,000 आएगी। सी आपने 6 महीने पहले लिए है, 6 महीने यूज हुई है, लेकिन अगेन हम कोई प्रोपोर्शन वगैरह नहीं करते। सिंपल रेट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट, रेट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट। तो 10% लगाएं 55,000 के ऊपर, यू विल गेट 5,500। ये आपका मैंने एसएलएम में फुल ईयर का आपको एक आइडिया दिया है डेप्सन कैसे कैलकुलेट होती है। अगर आपके पास एक से ज्यादा व्हीकल हो, एक से ज्यादा नॉन करेंसी हो, इसमें कोई इशू? नो सर। अच्छा, पेपर में इसकी आगे ट्रीटमेंट क्या होती है? इसकी आगे ट्रीटमेंट ये होती है कि इसकी जर्नल एंट्री होती है। अब जर्नल एंट्री टोटल की होती है हमेशा, लाइक पहले साल अगर मैं एंट्री पास करूंगा तो मैं 3,000 की करूंगा, क्योंकि रेफरेंस सिर्फ 3,000 थी। नेक्स्ट ईयर में क्या करूंगा, टोटल कितना है सर? 3 + 4, मैं 7,000 की करूंगा। फिर नेक्स्ट ईयर क्या होगा, मैं 4,000 + 5,500, मैं 9,500 की करूंगा। ठीक है। अभी हम कैलकुलेशन सीख रहे हैं, मैं आगे नहीं जा रहा। सर अगर ये सवाल आरबीएम का होता तो क्या होता, अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता तो क्या होता? मैं ये वीडियो भेजूंगा आपको, आप जरूर इसको फिर वो कीजिएगा। कल जो वीडियो भेजी थी वो आप लोगों ने देखी थी? वो क्या नाम है, मैं क्लिक कर रहा हूँ, जी सर। मेरे पास आ नहीं रही। आप लोगों के पास आ रही है, वीडियो शो हो रही है मतलब उसको वॉच कर पा रहे हैं आप लोग? क्योंकि मैं क्लिक कर रहा हूँ, बोले करप्टेड है, फलान फलान, ऐसा इशू आ रहा है। आपके पास तो नहीं आ रहा ना ऐसा इशू? नहीं सर, मैंने अदर पेबल्स वाली देखी थी और मेरा तो चल रहा था। अच्छा, ओके ओके, चलिए ठीक है। अच्छा, यही सवाल अगर आरबीएम का होता तो क्या होता? अगर यहाँ लिखा होता एसएलएम के बजाय रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। सर हमें कैसे पता चलेगा ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है या आरबीएम है? पेपर में साफ साफ लिखा होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। और समटाइम वो कहता है कि डेप्सिन इज 10% ऑन कॉस्ट। अगर उसने लिखा है 10% ऑन कॉस्ट तो ये आपका है एसएलएम। एसएलएम में कॉस्ट पे लगती है। अगर उसने लिखा हुआ है 10% ऑन बुक वैल्यू, बुक वैल्यू किसे कहते हैं? जब हम कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, तो ये फिर आरबीएम है। ठीक है। अब ये तो एसएलएम था। अगर हम आरबीएम पे होते तो क्या होता? तो यहाँ लिख देता हूँ 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तो क्या होगा? तो कोई इशू नहीं है, इसी तरह का पैटर्न होगा, लेकिन थोड़ा सा क्राइटेरिया डिफरेंट होगा।
पॉलिसी सारी यही है, जिस साल खरीदोगे लगाओगे, कोई प्रपोर्शन का चक्कर नहीं होगा, जिस साल बेचोगे नहीं लगाओगे, बस। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है, जो प्राइम डेप्शन है पहले आपने माइनस करनी होगी, तो उसमें क्या होगा, उसमें पहले हम ए के ऊपर आते हैं। ए की आएगी कितनी, 30,000 है, 10% निकालेंगे 3,000 आ जाएगी। बी है, तीन ही हमारे पास नहीं आएगी, सी थे नहीं आएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट ईयर जब हम ए पे लगाएंगे ना, तो डायरेक्ट 10% 30,000 पे नहीं लगाएंगे, क्या करेंगे बेटा, 3,000 पहले माइनस करेंगे, ताकि इसकी सब्ट्रैक्ट रिवाइज करेंगे सर। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27,000। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आ जाएगा वो है 27,000। 27,000 का हम लेंगे 10%, वो आ जाएगा 2,000। 270। ठीक है। अच्छा जी, बाकी उसके बाद बी है, तो बी की सेम 40,000 है, पहला साल है, तो पहले साल में कॉस्ट पे लगती है। ठीक है, पहले साल में कॉस्ट पे लगती है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट ईयर थर्ड ईयर पे आते हैं, तो थर्ड ईयर में इस पे नहीं लगेगी। ठीक है, क्योंकि ये सेल में रखना होता है, ये जो फुल ईयर का चक्कर होता है ये सेल एंड परचेज के साथ होता है। स्पेशली तब आता है मसला जब हम बीच में खरीदें बीच में बेचें, तो आता है। तो इंशाल्लाह आगे मजीद मैं एग्जांपल कराऊंगा, तो इस पे तो लगेगी नहीं, तो माइनस करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन बी जो है उसका दूसरा साल है, सब्सिक्वेंट ईयर है, तो अब कॉस्ट पे नहीं लगेगी, अब प्राइम डेप्शन माइनस करनी पड़ेगी, एक बार उस पर डेप्शन लग चुकी है, तो पहले वो माइनस करनी पड़ेगी। तो हम 4,000 जो है वो माइनस कर देते हैं। तो 40,000 में से जब हम 4,000 माइनस करेंगे, आपके पास आ जाएगा 36,000। आपके पास आ जाएगा 36,000। 36,000 का आप 10% लेंगे, तो ये आ जाएगा कितना, 3,600। 3600। और 5,500, ये जो 55,000 इसका पहला साल है, इसका आंसर आएगा 5,500। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेप्शन जो पहले साल में थी वो क्या थी, एक मिनट रुकिएगा, पहले साल में 3,000 आई थी, उसके बाद 2,700 आ गई, मजीद कम हो गई। ऐसे बी की बात करते हैं, पहले साल में 4,000 आ गई, फिर मजीद कम हो गई, और इसका तो पहला साल है। अच्छा, एंट्री जब पास होती है, आईटी अकाउंट बनता है, तो उसमें टोटल एक्शन जाती है, लाइक पहले साल में 3,000 जाएगी, नेक्स्ट ईयर में जाएगी 2,700 प्लस 4,000, ये, और उसके बाद जाएगी इतनी। अच्छा, अब इसमें ये कि मजीद चीज़ें हैं, आप बोले तो मैं सिखा दूं या फिर नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि फिर कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी चीज़ें ना, फिर परेशान हो जाएंगे थोड़ा सा। ठीक है सर, फिर अगली क्लास में करेंगे। मैं आपको एक दो वीडियो भेजूंगा, पहले आप वो देखें। नेक्स्ट क्लास हमारी होपफुली हो सकता ठीक है है, अगर सर। मुझे टाइम मिलता है तो मैं कल ले लूंगा, नहीं तो फिर सैटरडे संडे को होगी। तो आपको मैं वीडियोस भेजूंगा, आपने वो देखनी पड़ेंगी पहले, ताकि थोड़ा सा आपको डेप्सन के बारे में मजीद आइडिया हो।